हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, दैट इज़ HDR या HDI। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, कुछ और नोट्स मैंने तैयार किए थे। HDR पब्लिश्ड बाय UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेजर डेवलपमेंट। The report compares countries based on 3 criteria as living standard यानी कि per capita income, health status that is life expectancy, educational level of the people which means literacy rate या enrollment ratio. India occupies 130th rank in the HDR 2018. इनको हम ये जो 3 लेवल है ये 3 इंडिकेटर्स या 3 कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनको क्राइटेरिया भी कहते हैं। 3 इंडिकेटर्स आ जाए तो भी आपको यही बताना है, 3 कंपोनेंट्स आ जाए तब भी यही बताना है, 3 क्राइटेरिया आ जाए तब भी यही बताना है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज HDI कंसिडर्स public health, education, poverty level, inequality, environmental aspects to measure the human development. So HDI is the quality of life index prepared by UNDP. तो HDI क्या है? लाइफ इंडेक्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, जो कि तैयार करता है इसको UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स average expected length of life of a person at the time of birth. Gross enrollment ratio shows enrollment ratio in primary schools, secondary schools and in higher education. Per capita income is calculated in dollars for all the countries so that it can be compared. Adding all the 3 indicators, जब हम तीनों indicators को add कर लेते हैं and dividing it by 3 gives the HDI, यानी कि इसका फॉर्मूला है HDI is equal to लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंडेक्स एंड पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। इन तीनों को आप ऐड करेंगे और जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। Thus HDR published by UNDP is useful for the comparison between different countries regarding the educational level of their people, their health status and the real per capita income. So this is HDR. ये मैंने इसका कुछ चार्ट बनाया था, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे आपको इजी रहेगा समझना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे चलते हैं। इसके 3 लेवल्स, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। फिर कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे चलते हैं, ये है पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। फिर आते हैं हम कंपेयरिंग स्टेट्स पे, जिसमें आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। जब हमें स्टेट्स का कंपैरिजन करना है तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, और जब हमें कंट्रीज का कंपैरिजन करना है तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ये 3 लेवल्स हैं डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझाया। HDR कंपेयरिंग ह्यूमन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कंपेयरिंग स्टेट्स। ये एक और चार्ट है, ये भी आपको थोड़ा इजीली बता देती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। टाइप्स ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें आती है कैसी कंट्रीज है। पहले रिच कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम जिनकी थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, $12,736 पर एनम। डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग मिडल कैश, जिनमें कैश आता है $1,570, और लो इनकम कंट्रीज थी $1,045 पर एनम, ठीक है। ये इसके टाइप्स ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बैंक, रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। चलते हैं पेज नंबर 14, आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, शायद क्या पक्का ही पढ़ा हुआ 9th में भी, कि सस्टेनेबिलिटी होती है क्या है, जिसमें हम अपने फ्यूचर में आने जो चीजें हमें यूज में चाहिए हम उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम उस डेवलपमेंट को बरकरार रखें। So suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. आज की डेट में हम मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर कंट्री बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, और ये डेवलपमेंट हमें बरकरार रखनी है, कब तक? फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the levels of development are not sustainable. लेकिन आज जो हमें साइंटिस्ट हैं बार बार हमें वार्न कर रहे हैं कि जो तरीके हम आज यूज कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर नहीं है, अच्छे नहीं है, नुकसान होएगा।
ये एक लाइन लिखी है साइड में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोर फादर्स। ये जो वर्ल्ड है ये हमें हमारे फोर फादर्स की जायदाद में नहीं मिला हुआ, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। इसको हमने अपने बच्चों से बोरो किया है, आने वाली जनरेशन से। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, इसको आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्राउंड वाटर कहाँ पे तो उसका लेवल चला जाएगा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजियंस ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, या फिर हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। यहाँ पे ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है और उसका लेवल ग्राउंड वाटर का बहुत नीचे जा रहा है। ये दो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज। इसके आंसर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 15 पे। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Groundwater का level जितना कम होता है और rain उसको जितना fill up करती है, और अगर हम उससे ज्यादा use कर रहे हैं तो वो क्या है, overuse. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जो मतलब कुछ सालों बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और ये दोबारा ना तो बनते हैं ना ही कहीं से मंगाए जा सकते हैं, ये मतलब नहीं बन सकते, खत्म हो गए एक बार में। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। इसमें भी नीचे का एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल crude oil that we extract from the earth is a non-renewable resource. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. नीचे के टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एक टेबल दिया है आपको, टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिजर्व्स, रीजन या कंट्री, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड। Reserves 2016,000 million barrels. Number of years reserves will last. मिडल ईस्ट में जो है 803,000 million barrels रिजर्व है, और कितने साल वो चलेगा, 69.9। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 48,000 million barrels है, वो सिर्फ चलेगा 10.6, और पूरे वर्ल्ड का मिलाकर देखे तो 1,691.5 thousand million barrels है, जो कि चलेगा जस्ट 50 years और या 6 months, 50.6। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोर्स है ये आपका बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून 2017। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स। ये जो टेबल है वो आपको एक एस्टिमेट बता रहा है रिजर्व्स का ऑफ क्रूड ऑयल, कॉलम 1 में। More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserves would last only 50 years more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situations. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stocks of their own. If prices of oil increase, this becomes a burden for everyone. These are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and the process of development. Is crude oil essential for the development
process in a country, discuss. India has to import crude oil. What problems do you anticipate for the country looking at the above situation? अब ये आपको ढूंढने हैं क्वेश्चंस के आंसर. लास्ट थोड़ा टॉपिक और है, consequences of environmental degradation. डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई, कमेंट, कुछ भी इस पे लाइन को देकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. Development या progress जो है वो perennial ही है. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. So इस चैप्टर में इतना ही है. थोड़ा सा इसका मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द developed countries and developing countries has been attained at the cost of natural resources and environment. For example, excessive mining of iron, gold, silver या coal and extraction of crude oil lead to depletion of the stock of these resources. Smoke and other poisonous gases being released from factories lead to environmental pollution. जो smoke या जो poisonous gases भी निकलते हैं उसकी वजह से भी सारा pollution हो रहा है, सारा हमारा environment खराब हो रहा है. और फिर है ये problems of water and air pollution are affecting the lives of people and will affect lives of future generations also. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे ग्राउंड वाटर लेवल का या एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का. तो ये सारा आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी इसी में कवर अप हो जाता है. सो इस चैप्टर में बस इतना ही था. नेक्स्ट क्लास में अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उस पर डिस्कशन करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. टिल देन बाय, थैंक यू.